नमस्कार, i24 न्यूज इंग्लिश के विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। ईरान ने कल से अब तक इजराइल पर 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी। दावा किया कि ये बेरूत के दक्षिणी उपनगर एलदाही पर इजराइल के हमले का बदला है। इजराइल ने रात में ईरान के पेट्रोकेमिकल संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर हमला किया। ईरान की सेना ने कहा है कि वे इजराइल पर हमले रोक रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल लेबनान पर यहां तक कि दक्षिण में भी हमले जारी रखता है तो ईरान जवाब देगा। यहां देखें कि आज आईडीएफ प्रवक्ता ने क्या कहा। ये अभियान ईरानी आतंकवादी शासन के खिलाफ युद्ध में एक और अभियान है। हम शासन पर किए गए नुकसान को और गहरा करने और उसे कमजोर करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ईरानी आतंकवादी शासन ने फिर आतंकवाद चुना है। ये समीकरण कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने इजराइल पर हमले को हमारे कल दहिये में किए हमले से जोड़ रहा है। ये शासन अपने प्रॉक्सी लेबनान स्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन का बचाव कर रहा है। आईडीएफ इजराइल की सुरक्षा के लिए हर खतरे को कहीं भी कभी भी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम व्हाइट हाउस में वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइन के पास चलते हैं। माइक, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत से शुरू करें। अभी कुछ देर पहले ही इसकी घोषणा की गई है। हमें अमेरिकी पक्ष से इस कॉल के बारे में क्या जानकारी मिली है? अब तक बहुत कम जानकारी मिली है, सिवाय इसके कि दोनों एक ही सोच पर आ सकें, ताकि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ लागू करे। ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं वर्षों से याद दिला रहा हूँ। राष्ट्रपति जो अक्सर सार्वजनिक रूप से कहते हैं, वो कई बार निजी तौर पर कही गई बातों को अधिक नाटकीय और दिखावटी तरीके से व्यक्त करने का तरीका होता है। तो हमने कल राष्ट्रपति ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियां सुनी जब वे पत्रकारों से बात कर रहे थे कि वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करने वाले हैं, कि वे उन्हें साफ साफ कहने वाले हैं कि ईरान पर हमला ना करें, कि वही यानी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो फैसले लेते हैं। कुछ घंटों बाद इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। जो ध्यान दे रहे हैं उन्हें ये हैरानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 कि भले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अमेरिकी मामलों में अंतिम फैसला नहीं होता, लेकिन उनकी राय को जरूर ध्यान में रखा जाता है। कभी कभी वो राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा नजरिया दे सकते हैं जो वॉशिंगटन में उनके सलाहकार नहीं देते। और दूसरी बात, मैं इस पर जितना जोर दूं कम है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पद संभालने के बाद हमने ये पिछले कुछ सालों में देखा है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेदों के बावजूद, और ये मतभेद कई बार थोड़ा बढ़ भी जाते हैं, वे फिर भी करीबी साझेदार बने हुए हैं। वे अब भी कई प्रयासों में एक दूसरे के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। कल राष्ट्रपति की टिप्पणियों के बावजूद हम देख रहे हैं कि इजराइल की ईरान के प्रति कार्रवाई में फिर समन्वय दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप को लेबनान के मुद्दे पर समन्वय का तरीका तय करना होगा। अब जब ईरान की धमकी सीधे तौर पर न केवल बेरूत बल्कि दक्षिणी लेबनान तक भी पहुंच गई है, और ये पता लगाएं कि तेहरान के साथ स्थिति की नई वास्तविकता को देखते हुए लेबनान के मामले पर समन्वय कैसे होगा। हाँ, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब उनसे इजराइल और ईरान के बीच गोलीबारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समझौता बहुत करीब है। क्या इसका कोई संबंध है? क्या ईरान समझौते के करीब आते ही अमेरिकियों से और रियायतें चाहता है? हम समझौते के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस से जो भी बातें आती हैं और कभी कभी जो आशावाद दिखता है, उसके बावजूद ये कभी भी करीब नहीं रहा है। राष्ट्रपति कई वजहों से ये आशावाद जताते हैं कि समझौता पहुंच के भीतर है, यानी करीब है। आप ये समानार्थी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी भी करीब नहीं था और अब भी नहीं है। इसमें कुछ भी तात्कालिक नहीं है। हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा सकते हैं, जिससे उम्मीदें बढ़ें, या फिर स्थिति की वास्तविकता स्वीकार सकते हैं कि अमेरिकियों और ईरानियों के बीच समझौता करीब नहीं है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हकीकत को स्वीकारना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कल्पना करें कि यहाँ कोई समझौता होने वाला है। हम वापस वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वॉगनहाइम के पास हैं। व्हाइट हाउस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मैं हमारे वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसेरान और सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेव का स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आप दोनों का स्वागत है। चलिए आपसे शुरू करते हैं। एरियल, IRGC यहां पर असल में क्या कह रही है?
वे अभी एक नई शर्त जोड़ रहे हैं कि इजराइल दक्षिण लेबनान को भी निशाना नहीं बना सकता। हाँ, उनका कहना है कि जहां तक उनका सवाल है, उन्होंने बेरूत में इजराइल के हमले का जवाब दे दिया है, और जहां तक उनका सवाल है, उनका सैन्य अभियान अब खत्म हो चुका है। अगर इजराइल अपने हमले जारी रखता है, जिनमें दक्षिणी लेबनान पर हमले भी शामिल हैं, तो अब वे ईरान नहीं, सिर्फ लेबनान पर हमले की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अपने हमले जारी रखता है, तो इजराइल को ईरानियों के अनुसार हर जगह, जिसमें दक्षिणी लेबनान भी शामिल है, अपनी गोलीबारी बंद करनी होगी। अगर इजराइल वहां हमले करता है, तो जवाब और भी सख्त होगा। अब हम कह सकते हैं कि लेबनान में ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान द्वारा बनाई जा रही इस नई व्यवस्था को परख कर देखा है, जो इजराइल की कार्रवाई की आज़ादी सीमित करना चाहता है। सिर्फ ईरान में ही नहीं, बल्कि पूरे लेबनान में, सिर्फ बेरूत को ही नहीं, बल्कि दक्षिणी लेबनान को भी शामिल करते हुए। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि ईरान के हिसाब से ये दौर खत्म हो गया है, और वे ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वही हैं जो गति तय कर रहे हैं। इजराइल का दक्षिणी लेबनान में हमला इसका उल्टा साबित करता है। हाँ जोनाथन, क्या इजराइल ऐसी स्थिति स्वीकार सकता है? नहीं, यह इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहली बात, यह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता कि ईरान ही फैसले ले रहा है। यह पहले से ही, इससे पहले भी स्थिति पहले से ही कठिन है। पिछली स्थिति भी इजराइल को मंजूर नहीं थी। हमने देखा कि इजराइल ने कहा, इसे परखो। दहिया पर हमला करना, ये जानते हुए भी कि इससे ईरान की ओर से हमला हो सकता है। इजराइल कह रहा है कि यह अस्वीकार्य है। यहां तक इजराइल का सवाल है, यह पूरी स्थिति सब कुछ कई कदम पीछे ले जा रही है। चलिए देखते हैं कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ। इजराइल ने लेबनान के दहिया इलाके में कई हमले किए, नसरअल्लाह को मार दिया, पूरे बीपीओ ऑपरेशन को अंजाम दिया। बेरूत समेत पूरे लेबनान में सब कुछ हो रहा था और ईरान चुप रहा। उस समय मोर्चे एकीकृत नहीं थे, अब हैं। और ये एक ऐसी चीज है, ये ईरान की उपलब्धि है, क्योंकि अभी के लिए कम से कम बेरूत मोर्चा और ईरानी मोर्चा जुड़े हुए हैं, और यमनी मोर्चा भी उस मामले में भी। आज सुबह तेल अवीव में, तेल अवीव क्षेत्र में जो पहली सायरन बजी, वो ईरान से आए मिसाइल के कारण थी। इसलिए ईरान इन मोर्चों के एकीकरण को हासिल करने में सक्षम रहा है। और अगर शायद बेरूत के दहिये मोहल्ले को हमलों के मामले में कुछ खास माना जा सकता है, तो इजराइल एक नए फॉर्मूले के साथ नहीं रह सकता, जिसमें कहा जाए कि वह दक्षिणी लेबनान में हमला नहीं कर सकता। आगे क्या होगा? गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान से, सीरिया से सभी सेनाओं को वापस बुलाना, ये वे चीजें हैं जो इजरायली सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। और कोई वजह नहीं कि अगर आप अभी ईरानी शर्त मान लें, तो भविष्य में और शर्तें ना झेलनी पड़े। हम इसे जमीन पर होते हुए पहले ही देख रहे हैं। इसलिए आपके सवाल का जवाब है नहीं। यह ऐसी चीज है जिसके साथ इजराइल नहीं रह सकता, और जैसा कि लगता है ये पहले ही इसकी परीक्षा ले रहा है। और ये हमें ईरानियों के आत्मविश्वास के बारे में भी बताता है, कम से कम अभी के लिए, शायद खाड़ी की स्थिति और अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वर्तमान स्थिति के कारण। एरियल, जब हम बात कर रहे हैं तो टायर और लेबनान के दक्षिण के अन्य इलाकों में लगातार इजरायली हमलों की और भी रिपोर्टें आ रही हैं। हमें क्या जानकारी मिल रही है? हाँ, कई इलाके, टायर, बॉल्जिशमेली और लेबनान के दक्षिण के अन्य इलाके, ये ईरानी अल्टीमेटम के तुरंत बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि अगर इजराइल कहीं भी, जिसमें लेबनान का दक्षिणी हिस्सा भी शामिल है, हमले करता है, तो ईरान और भी कड़ा जवाब देगा। तो इस समय इजराइल सच में ईरान की धमकी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनका रुख, उनकी स्थिति, जिसने इस हालात को कवर कर रहे कई लोगों को हैरान कर दिया। जाहिर है, जैसा कि आपने अभी कहा, ये एक दुस्साहसी शासन है। कुछ लोग तो यहां तक कह सकते हैं कि ये सत्ता के नशे में चूर हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पास बढ़त है, कि वे इन दौरों के बाद रणनीतिक विजेता हैं। सवाल यह है कि वे अब इन 2 मोर्चों को, या शायद भविष्य में अन्य मोर्चों को, क्यों जोड़ रहे हैं?
लेकिन उस समय जब इजराइल ने नसरल्लाह को मार दिया था तो उन्होंने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई, कम से कम तुरंत तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस समय उनके पास सुप्रीम लीडर अली खामेनी के रूप में रणनीतिक धैर्य था। अभी हम एक नई छोटी सोच वाली सरकार देख रहे हैं जो ट्रिगर पर जल्दी हाथ डालने वाली है। आप कह सकते हैं कि वे गोली चलाने को उतावले हैं। पहले जब आप ईरान पर हमला करते थे तो ईरान सोच समझकर अपने समय पर जवाब देता था। अब हम देख रहे हैं कि ईरान इस रणनीतिक धैर्य की कमी है, लेकिन एक और वजह भी है। हम अपनी आंखों के सामने ईरान की प्रॉक्सी रणनीति का पूरी तरह से पतन देख रहे हैं। वो आग की घेराबंदी जिसे ईरान ने इजराइल के चारों ओर अरब प्रॉक्सी के जरिए इजराइल पर हमला करवाकर बनानी चाहिए थी ताकि ईरान खुद लड़ाई से बाहर रहे। अभी जो हम देख रहे हैं वो ठीक इसका उल्टा है। प्रॉक्सी के ईरान के लिए लड़ने के बजाय ईरान अपने प्रॉक्सी के लिए लड़ रहा है। ईरान जानता है कि अगर वो हिजबुल्लाह के पक्ष में अपना पूरा समर्थन नहीं देता और उसे उसके हाल पर छोड़ देता है तो उसका अंजाम भी हमास जैसा ही होगा, जो अब इस प्रॉक्सी रणनीति में लगभग कोई मायने नहीं रखता। और इसलिए ईरान जब वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और खुद को भी लगता है कि वो ताकत की स्थिति से काम कर रहा है, असल में वो अपने प्रॉक्सी की क्षमताओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जहां पहले प्रॉक्सी ईरान की रक्षा करते थे, अब ईरान अपने प्रॉक्सी की रक्षा कर रहा है। ठीक है सज्जनों, अब हम इजराइल के उत्तर जाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता जो ब्राउन के पास जो हाइफा में है, जो चलिए ईरान द्वारा रात भर और आज सुबह हुए हालिया हमलों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उन मिसाइलों से क्या नुकसान हुआ, अगर कोई नुकसान हुआ हो? ये बहुत मामूली नुकसान था। दोनों पक्षों के हमले वहीं से फिर शुरू हो गए जहां वे रुके थे। और मेरा मतलब है 1 महीने से भी ज्यादा लंबी लड़ाई में जिसमें दोनों पक्षों की आपूर्ति काफी हद तक कम हो गई थी। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने ईरान में सीमित हमले किए और इसके बदले में ईरान ने पूरे देश में इजराइल की ओर केवल कुछ ही हमले किए। कुल मिलाकर ईरान से इजरायली हवाई क्षेत्र में केवल लगभग 24 मिसाइलें ही घुसी थीं। उनमें से सभी या तो रोक ली गई या फिर खुले मैदान में गिरी। अब तक जो भी नुकसान हमने देखा है वो सिर्फ इंटरसेप्टर्स की वजह से हुआ है। उन मिसाइलों के टुकड़ों से जो इंटरसेप्ट की गई थी और कुछ इलाकों में बिखर गई थी, जिनमें वेस्ट बैंक भी शामिल है। जेरिको में एक मिसाइल का हिस्सा जमीन में फंसा हुआ था, लेकिन हताहतों की बात करें तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ये तब है जब यहाँ उत्तरी इजराइल के अस्पताल युद्ध मोड में चले गए हैं। और मेरा मतलब है वे भूमिगत बंकरों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे हाइफा के रामबाम अस्पताल में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा किलेबंद अस्पताल है। पूरे भूमिगत हिस्से को रातों रात सिर्फ 12 घंटों में एक कार पार्क से पूरी तरह से काम करने वाले अस्पताल में बदल दिया गया। ऐसा लग रहा है कि अभी तक ईरान की मिसाइलों के कारण इस सुविधा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। अगर इजराइल लेबनान पर हमला करता है और उसके जवाब में वे, जैसा उन्होंने कहा है, इजराइल पर हमला करते हैं, तो ऐसा भविष्य में हो सकता है। लेकिन अब तक जो हमने देखा है वो सिर्फ कुछ ही हमले उत्तरी इजराइल में हुए हैं और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे ही आप बोल रहे हैं, अभी उत्तर के इलाके में सायरन बज रहे हैं। खास तौर पर हम इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष रेखा की बात कर रहे हैं। शायद हमें 1 मिनट में और जानकारी मिलेगी, लेकिन यह भी उस संदर्भ में आता है कि जब से इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ा है, तब से हिजबुल्लाह की ओर से कोई रॉकेट हमला या ड्रोन हमला नहीं हुआ है। इजराइल और ईरान, माफ कीजिए, हाँ, अगर हिजबुल्लाह की ओर से और मिसाइलें आ रही हैं और टकराव की रेखा पर हमला होता है, तो संभव है कि ये हिजबुल्लाह से ही आ रही हैं। ये उत्तरी इजराइल के लोगों के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिसाइल से बचने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड होंगे। अगर ये वही फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोगों को शेल्टर पहुंचने का समय नहीं मिलता। और इस बात की संभावना भी कम है कि इजरायली हवाई रक्षा प्रणाली उसे रोक पाएगी। ईरान से मिसाइलें आने पर उन्हें 5 से 10 मिनट की चेतावनी मिलती है। उत्तरी इजराइल में इतने शेल्टर हैं कि आप हमेशा 5 मिनट के भीतर किसी शेल्टर में पहुंच सकते हैं।
जिससे लोग समय रहते सुरक्षित हो जाते हैं। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग जारी रहती है तो यही यहाँ की सबसे बड़ी धमकी लगती है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, यहाँ डोमिनो इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। हर पक्ष दूसरे को दिखाना चाहता है कि उनके पास बड़े हथियार हैं, कि वही सारे पत्ते अपने हाथ में रखे हुए हैं, कि वे दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, दक्षिणी लेबनान के टायर में इजरायली हमले हो रहे हैं और फिर उसके बाद लेबनान की तरफ से जवाबी फायरिंग होगी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर फायरिंग की, जिसके जवाब में इजराइल बेरूत पर हमला कर सकता है। इससे ईरान भी शामिल हो सकता है और वे उत्तरी व मध्य इजराइल पर और फायरिंग कर सकते हैं, जो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों से शुरू होता है। जी हाँ, हम इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो ब्राउन, हमारे संवाददाता, आप मेरे साथ हैफा से जुड़े थे। अब चलते हैं कैथरीन बेरेस शकेडम, जो ईरान, यमन और कट्टरपंथी आंदोलनों की विशेषज्ञ व फोरम फॉर फॉरेन रिलेशंस की कार्यकारी निदेशक हैं और लंदन से हमारे साथ जुड़ी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ईरान के उस फैसले से जो उन्होंने कल की स्थिति को लेकर लिया है, जिसे वे यहां स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो वे इजराइल के अन्य हिस्सों को निशाना बनाते हैं। आपको क्यों लगता है कि ईरान ने अब हमला करने का फैसला किया? मुझे लगता है ये एक बहाना है। मुझे लगता है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता ना हो पाने का दोष इजराइल पर डालने का कोई तरीका ढूंढ रहा था, इसलिए कोई भी बहाना उनके लिए सही था और उन्होंने वही किया। मुझे लगता है कि अब तक हम ये जान चुके हैं कि ईरान में इंटरनेट कनेक्शन लौटने के बाद लोग देश के भीतर क्या हो रहा है इस बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं और बाहर भी, जिसका मतलब है कि लोग शासन को हटाने के लिए अब कहीं ज्यादा तैयार और सक्षम हैं। अब वे समझते हैं कि काफी तेजी आई है, देश के बाहर बहुत कुछ हुआ है और इसलिए मैं कहूँगी कि ईरानी लोग अब आज़ादी के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बेताब है, शायद कुछ महीने पहले जितने नहीं थे, क्योंकि वे अब सब कुछ समझ रहे हैं जो हुआ है। इसलिए शासन को एक रास्ता चाहिए था और इसमें चालाकी से समाधान निकालने की क्षमता है। मैं कहूँगी युद्ध विराम और समय बर्बाद करना। और मेरे हिसाब से ये एक और कोशिश है हालात को उलझाने की, इसका दोष इजराइल पर डालना, क्योंकि क्यों नहीं, यही तो वे सबसे अच्छा करते हैं, यहूदियों या पूरे इजराइल को दोष देना। उन्होंने फिर वही किया है। मुझे कोई हैरानी नहीं, मैं इसकी उम्मीद कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं गलत साबित हो जाऊं, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सी खोता जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो हम अभी देख रहे हैं वो ये है कि ईरान फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, हिजबुल्लाह को बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार क्या आपको लगता है कि ईरान के लिए हिजबुल्लाह को बनाए रखना उसकी रणनीति के लिए जरूरी है? आमतौर पर इस क्षेत्र में प्रॉक्सी रणनीति। मुझे नहीं लगता कि ये संभावना के बारे में है, या मैं कहूँगी कि कितना ज़रूरी है। हिजबुल्लाह है, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह अब ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। वे भी ये जानते हैं। मुझे लगता है कि ये सब दिखावे के लिए है। ये बताता है कि शासन प्रॉक्सी के बाहर भी गठबंधन बना सकता है और जो भी प्रॉक्सी बचे हैं उन्हें फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। उनके पास जो बचा है वो भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वे हूथियों को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी है क्योंकि उनके पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये सच भी इस बात का सवाल है कि कौन पहले झुकेगा, और मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालने से लेना देना है, जिन्हें हम जानते हैं कि वे इजराइल के बहुत पक्ष में नहीं हैं। वैसे भी अच्छे दिनों में भी नहीं, तो आज तो बिल्कुल नहीं। वे मूल रूप से बाकी सभी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात जैसे हैं वैसे ही रखना, शासन को बनाए रखना इजराइल का पूरी तरह समर्थन करने से कहीं बेहतर है। और इसलिए वे यूरोपीय संघ और यूके और संभवतः अमेरिका की युद्ध की इच्छा का फायदा उठा रहे हैं, जो कि अमेरिका के मामले में बहुत अधिक है। मेरा मतलब है यूरोपीय संघ और यूके की तुलना में कहीं ज्यादा, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा नहीं। कम से कम वे इसी पे दाम लगा रहे हैं। वे दाम लगा रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप झुकेंगे और उनके पक्ष में झुकेंगे, किसी भी कीमत पे समझौता करना चाहेंगे। मेरा मतलब है चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, सच कहूँ तो। और मुझे लगता है कि वे इजराइल की इस शासन को नष्ट करने की क्षमता, इच्छा और चाहत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वे बेतहाशा तरीके से बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, मैं कहूँगी वो एक मरे हुए जानवर की तरफ है।
हाँ, निश्चित रूप से वे इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप झुकेंगे, जैसा कि आपने कहा। लेकिन आज ही हमने देखा कि हूथी, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी। ये पहली बार नहीं है, लेकिन वे कह रहे हैं कि रेड सी में इजरायली जहाजों पर हमला करेंगे। हम जानते हैं कि जब वे लाल सागर में इजरायली जहाजों की बात करते हैं, उनका असली मतलब है कि वे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य बंद करेंगे। वे अभी इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? मेरा मतलब है, युद्ध की शुरुआत से ही वे ज्यादा तर्क संगत रहे हैं और शामिल नहीं होना चाहते थे। अब इजराइल ईरान गोलीबारी और इजराइल के बैरूत हमले के बाद वे अचानक इजराइल पर हमला कर रहे हैं और जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है इसका संबंध इजराइल से ज्यादा अरब देशों से है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? फारस की खाड़ी बंद करने पर उन्हें मनचाही प्रतिक्रिया नहीं मिली। मतलब कुवैत, यूएई और सऊदी अरब ने इजराइल पर वैसे हमला नहीं किया जैसा उन्होंने उम्मीद की थी कि वे इजराइल पर करेंगे। इसलिए उन्होंने बम से मारने का फैसला किया। लेकिन मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन भी बेअसर रहे क्योंकि सऊदी अरब ने प्रतिक्रिया नहीं दी। यूएई ने हमारा ज्यादा समर्थन किया, बाकी सब चुप रहे। तो अब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां वे कह रहे हैं ठीक है, तो पर्शियन गल्फ काफी नहीं था, चलिए बाबल मंदेब से कोशिश करते हैं, चलिए रेड सी से कोशिश करते हैं, चलिए हर उस चीज से कोशिश करते हैं जो हमारे पास है। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। मुझे लगता है कि वे अभी जो एकमात्र चीज हासिल कर रहे हैं वो ये है कि वे अरब देशों को वास्तव में उसी चीज के लिए मना रहे हैं जिसके खिलाफ हम उन्हें दशकों से चेतावनी देते आ रहे हैं। अब भविष्य एक इजरायली कोड के तहत लिखा जाएगा, किसी न किसी तरह के शांति समझौते के तहत, चाहे वो अब्राहम समझौता हो या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उस समझौते पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। मुझे लगता है कि वे इस हिस्से को समझ रहे हैं। वे इस बात को भी समझ रहे हैं कि ये शासन एक अविश्वसनीय साझेदार है, एक खतरनाक साझेदार है और एक ऐसा साझेदार जो उन्हें भी अपने प्रॉक्सी के जरिए निगलना चाहता है। तो अब वे ये समझ गए हैं। सवाल ये है कि उन्हें पूरी तरह जागने और हमारे साथ जुड़ने में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा अरब जनता और शासन की उस सफलता से जुड़ा है जिसमें उसने लोगों को मना लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमेशा के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे को इस विचार से जोड़ दिया है कि एक अच्छे मुसलमान बनने के लिए आपको यहूदीवाद विरोधी होना पड़ेगा। और यही समस्या है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। इसी वजह से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और किसी कारण से नहीं। इसका यहूदी विरोध से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अरब देश वास्तव में व्यवहारिक हैं। ये पसंद की बात नहीं, सवाल है क्या मेरा भविष्य आपके साथ बेहतर है? तो जवाब ये है कि अब उन्हें जागना चाहिए और समझना चाहिए कि नहीं, एक अच्छे मुसलमान होने का शासन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही फिलिस्तीन समर्थक होने से कोई लेना देना है। मैं चाहती हूँ कि कुवैत को याद रहे, पहली खाड़ी युद्ध में फिलिस्तीनी इसमें खुशी से शामिल हुए थे। कैथरीन पेरेज शैकडम, जो ईरान, यमन और कट्टरपंथी आंदोलनों की विशेषज्ञ हैं और फोरम फॉर फॉरेन रिलेशंस की कार्यकारी निदेशक हैं, लंदन से हमारे साथ हैं। आपका बहुत धन्यवाद। इस हिस्से के अंत से ठीक पहले जॉनथन, कुछ ही देर पहले एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के अनुरोध पर इजराइल ईरान पर अपना हमला रोक देगा, लेकिन लेबनान पर हमले साथ ही दहिये में भी जारी रहेंगे और इजराइल को अभी कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। हमें पता है कि उत्तरी इलाकों में सायरन बजाए गए थे, हमें यह भी पता है कि उत्तरी इलाकों में इंटरसेप्शन हुए थे, लेकिन कई बार आईडीएफ प्रवक्ता की ओर से जो बयान आता है उसमें कहा जाता है कि वे सायरन रॉकेट या यूएवी के कारण बजाए गए थे जो लेबनान में संचालन कर रहे इजरायली बलों पर दागे गए थे। लेकिन चूंकि वे कभी-कभी सीमा के बहुत करीब ऑपरेट करते हैं, इसलिए सीमा से लगे इलाकों में भी सायरन बज जाते हैं। इजराइल ने, मुझे लगता है, अपने कदमों से, हमें बयान का इंतजार भी नहीं करना पड़ा, अपने कदमों से बहुत साफ कर दिया कि दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान के इस बयान के बाद कि अब पूरा लेबनान इजराइल की ओर फायरिंग का बहाना बनेगा और इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जवाबी फायरिंग करने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगे, तो इजराइल ने बहुत साफ कर दिया कि ये नहीं होने देंगे। दहिये के बारे में हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। फिलहाल कहना होगा, हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इजरायली समुदायों पर फायरिंग हुई थी। शायद ऐसा हुआ हो। हमें आईडीएफ प्रवक्ता से आने वाले बहुत संवेदनशील बयान का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है पिछले 24 घंटों में दोनों पक्ष एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं और फिलहाल दोनों पक्ष अपनी बात पर कायम हैं। हाँ, तो यही सवाल है, इस सायरन पर इजराइल कैसे प्रतिक्रिया देगा जो हमने सुना है,
और ईरान कैसे प्रतिक्रिया देगा? एरियल 1 मिनट। हाँ, बहुत संक्षेप में, जॉनथन एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि ये सायरन रॉकेट दागे जाने के कारण हुए थे। 3 रॉकेट जो दक्षिणी लेबनान में काम कर रही इजरायली सेना पर दागे गए थे। 2 रॉकेटों को रोक लिया गया था और तीसरा सेना के पास गिरा। कोई हताहत की सूचना नहीं है। अब ध्यान दें कि पिछली बार जब किरियात शमूना को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए थे, तो इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हमला करके जवाब दिया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ हिजबुल्लाह संकेत देने की कोशिश कर रहा है, सीमा को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इस हद तक नहीं गया है कि इजराइल बेरूत में जवाबी कार्रवाई करे। और इसी बीच लेबनान के दक्षिण में कई गांवों और कस्बों पर हमले भी जारी हैं। हम जल्द ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुछ ही मिनटों में इस विशेष संस्करण के साथ लौटेंगे। It's just something that you're gonna have to feel for yourself. अपने दर्द और जकड़न के लिए असली इलाज का अनुभव करें। अभी कॉल करें। हर मंगलवार को i24 न्यूज इंग्लिश पर। वापसी पर स्वागत है। हम इजराइल ईरान के हालिया तनाव और मौजूदा स्थिति पर चर्चा जारी रख रहे हैं। ईरान कह रहा है कि वे अपने ऑपरेशन खत्म करेंगे और इजराइल भी ट्रंप के अनुरोध पर ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन रोकने का संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल है कि लेबनान के मोर्चे पर क्या होगा। इस विषय और अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए चलिए रिजर्व ब्रिगेडियर जनरल इजराइल रहाव शाफिर से बात करते हैं। वो तेल नोफ एयरफोर्स बेस के पूर्व कमांडर और इजरायली एयरफोर्स के पूर्व लड़ाकू पायलट हैं, जो मोशव बेट उजिएल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है। आइए हालिया तनाव और ईरान में इजरायली हमलों से शुरुआत करते हैं। क्या ईरान में इजराइल के पास और भी ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर हमला करके वो शासन पर और दबाव बना सकता है, या फिर ये वही पुरानी रणनीति है और इससे ईरान इजराइल को निशाना बनाना जारी रखने से नहीं रुकेगा? देखिए, ईरान में कई और लक्ष्य हैं जिन पर हमला हो सकता है, बशर्ते कि इजराइल लक्ष्यों के प्रकार को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका की राय मानता है, यानी कि लक्ष्य किस प्रकार के हैं। जैसे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जो ईरानी युद्ध मशीन से जुड़े हैं, और ऊर्जा से जुड़े लक्ष्य जैसे कि पावर प्लांट्स वगैरह नहीं। इससे ईरान भी खाड़ी में ऐसे ही लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। तो अगर हम तेहरान या इस्फहान में बिजली बंद करना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि यही चीज खाड़ी के किसी एक देश में भी हो सकती है। तो ईरान इस बात का संतुलन बनाने में सक्षम रहा कि इजराइल किस तरह के लक्ष्यों को चुन सकता है। और इजराइल, माफ कीजिए, अमेरिका ये संकेत दे रहा है कि वो इजराइल और ईरान के बीच
हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। और सवाल यह है कि जब ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशनल हमलों की बात आती है तो इजराइल के पास कितनी स्वतंत्रता है, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल के पास शायद रिफ्यूलिंग की क्षमता नहीं है, शायद उसे अमेरिकियों से एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशनों के लिए जोखिम भी हो सकता है। देखिए, साफ तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर तौर पर ईरान को भी, कि दोनों तरफ से किस तरह के हमले किए जाएं। इजराइल लगातार ऐसा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में है कि वो शांत रहे और उनकी रणनीति और रणनीतिक तरीकों का पालन करे। तो मैं मानता हूं कि इजराइल के पास जो छूट है और जो दबाव वो ईरान पर डाल सकता है, वो उतना ही है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका उपयुक्त समझता है। और इजराइल अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता, और जाहिर तौर पर लेबनान में भी नहीं। तो जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी ताकत से लड़ने जाते हैं तो यही कीमत चुकानी पड़ती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका शायद एक परमाणु समझौते से संतुष्ट हो जाएगा जो आगे आएगा, बाकी किसी चीज से नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि परमाणु समझौता सख्त हो और ट्रंप उसे ईरान पर थोप सके, तो हमें बेहतर होगा कि हम वही करें जो वो कहते हैं। और आपने लेबनान का जिक्र किया, और जब बात हिजबुल्लाह की आती है तो ये हालिया घटनाक्रम इजराइल की स्थिति क्या बनती है? मेरा मतलब है, क्या इजराइल भविष्य में बेरूत को निशाना बनाएगा, और क्या वो जरूरी भी है? देखिए, हम वास्तव में राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य परिस्थितियों के बीच फर्क नहीं कर सकते। यानी ये साफ है कि हमारी सरकार के अपने राजनीतिक फैसले हैं, या वो अपनी राजनीतिक स्थिति को संभालती है कि लक्ष्यों को क्या तय करना है। अगर हम दाखला के लिए आगे बढ़ते रहें तो जाहिर है कि हम पर और ज्यादा मिसाइलें दागी जाएंगी, और सरकार को यह तय करना होगा कि क्या ये उस समय उचित है जब संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहा है, जो कि इस संघर्ष के शुरू होने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण था। मुझे डर है कि उस मामले में हमें कड़वी गोली निगलनी होगी, और हम जल्द ही बेरूत पर बमबारी नहीं करेंगे। धन्यवाद रिजर्व ब्रिगेडियर जनरल इत्सहाक रायलिच शाफिर, टेलनोफ एयरफोर्स बेस के पूर्व कमांडर और इजरायली एयरफोर्स के पूर्व लड़ाकू पायलट, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम स्टूडियो में मेहमान एरियल के पास चलते हैं। इजरायली दृष्टिकोण से शुरू करें। ताजा आकलन के अनुसार ये खत्म हो गया है। खैर, हमें देखना होगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि ये दौर समाप्त हो गया है, और ये एक नई शब्दावली है जिसे हमें इजराइल और ईरान के बीच खुले युद्ध की बात करते समय पेश करने की जरूरत है। हम बढ़ती हुई टकराव की बात कर रहे हैं। पहला दौर 12 दिन चला, दूसरा दौर 40 दिन चला, और अब हम 24 घंटे की बात कर रहे हैं। ये 12 घंटे भी हो सकता था। तो ये एक छोटा दौर है, तेज रफ्तार वाला, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। अब आखिरकार ये हमें दिखाता है कि इजराइल और ईरान के बीच की गतिशीलता बदल गई है, और ईरान क्षेत्र में एक नया रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के कारण ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल रहा है। ये अपने अधिकांश खाड़ी अरब पड़ोसियों के साथ सफल रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश तुष्टीकरण और नियंत्रण की नीति को जारी रखते हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, हजारों ड्रोन और मिसाइलों द्वारा निशाना बनाए जाने के बावजूद वो ऐसा ही इजराइल में भी करने की कोशिश कर रहा है। अब इजराइल अपनी 7 अक्टूबर के बाद की नई नीति में अब और सहन नहीं कर रहा है, अब और नियंत्रण नहीं, अब और तुष्टीकरण नहीं। इजराइल ने साबित कर दिया है कि इस नई हकीकत और अपनी नई रक्षा नीति में वो अपनी सीमा पर या 2000 किलोमीटर दूर किसी भी खतरे को बनने नहीं देगा, और जब भी इजरायली क्षेत्र पर कोई हमला होगा वो जवाब देगा। वो लगातार अपनी रेड लाइन लागू करेगा। यही हमने अब तक होते देखा है,
और यही आगे भी हकीकत रहने की उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो ईरान कहता है कि उसने अपने हमले रोक दिए हैं। मुझे लगता है इजराइल नतीजों से संतुष्ट हो सकता है। इसने ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जो इजराइल पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद ही ज्यादा बड़ा झटका झेल गया और इसलिए अंततः ईरान फिर से अपनी रणनीति पर विचार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह आगे जारी रहेगा। जाहिर है हम में से कई लोग ईरान के हमले से रातों रात हैरान रह गए। हाँ, तो जाहिर है सभी विकल्प अभी भी खुले हैं और इजराइल की रक्षा व्यवस्था को उन्हें उसी तरह से देखना होगा। हाँ, यही बड़ा सवाल है, इन दोनों मोर्चों को अलग करना, ईरान और लेबनान। जॉनथन, आपके लिए जमीनी कार्रवाई पर क्या कहना है? इस पर कोई खास बात नहीं कर रहा, हम बस कह रहे हैं बेरूत पर हमले की पाबंदी है। अब ईरान चाहता है कि दक्षिण लेबनान में हमले रोके जाएं या हमले रुकवाने का एक नया समीकरण बनाया जाए। लेकिन इजरायली सैनिक अभी भी वहां हैं, अभी भी दक्षिण में मौजूद हैं। इजराइल का तर्क है कि अगर आप अभी ईरान के सामने झुकते हैं या ईरान की धमकी से दक्षिणी लेबनान में हमले रोकते हैं तो आगे क्या होगा? शायद कल ईरान देखेगा कि वो सफल रहा और कहेगा, जानते हो क्या, लेबनान में जो इजरायली सेना है उन्हें बाहर निकालो। अगर आपने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो हम प्रतिक्रिया देंगे। तो मुझे लगता है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान के इस विकल्प पर एक बहुत स्पष्ट लाल रेखा खींच रहा है। हमने इसे उन हमलों में देखा जो ईरान के संदेश के तुरंत बाद आए थे, और मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि दक्षिणी लेबनान में हवाई और जमीनी ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी रहेगा। बेरूत, दहिया, वो एक अलग कहानी है। मुझे लगता है कि इजराइल साफ संदेश देना चाहता है कि दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन तेहरान के हालिया संदेशों के बावजूद जारी रहेगा। जिया सज्जनों, आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम जा रहे हैं अहमद हुसैन के पास, जो हुसैन एसोसिएट्स के राजनीतिक सलाहकार हैं, माफ कीजिए, जो बहरीन के मनामा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ईरान खाड़ी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है, जबकि सिर्फ इजराइल ने हमला किया है। इस पर खाड़ी देशों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो युद्ध विराम चल रहा था वो अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। चीजों को एक साथ रखना आसान नहीं है, लेकिन बातचीत की मेज से हटकर अचानक इजराइल को निशाना बनाना सिर्फ एक ही बात दिखाता है कि ईरान के पास बातचीत की मेज पर देने के लिए कुछ भी नहीं है। वे होर्मुज जलदमरू मध्य के बारे में कुछ भी करना नहीं चाहते। वे लेबनान जैसे पड़ोसी देशों और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूहों में दखलंदाजी के मामले में भी कुछ नहीं करना चाहते। हम क्षेत्र में अन्य प्रॉक्सी की भी बात कर रहे हैं। वे खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन दागना बंद नहीं करना चाहते। तो वे मेज पर क्या पेशकश कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं। और समय अभी मूल रूप से कुछ रिपोर्टों के बाद हम दिखा रहे हैं कि महंगाई दरें ईरानी लोगों के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। इसने उन्हें ईरान के शहरों की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ईरानी शासन इस समय इजराइल पर हमला कर रहा है। ये खाड़ी पर हमला कर रहा है। मूल रूप से ईरानी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें फिर से एकजुट करके अपने साथ एक मोर्चे पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ईरान ये महसूस और समझ रहा है कि यहां सबसे कमजोर बिंदु वास्तव में खाड़ी देश हैं? जब तक वे खाड़ी देशों पर हमला कर सकते हैं, वे जानते हैं कि अमेरिकियों या इजरायलियों से और रियायतें मिलेंगी। यही युद्ध से बचने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर उनके पास सही गणनाएं हैं, खासकर आज पहले अहमद वाहिदी की हत्या के साथ, जैसा कि रिपोर्टों में दिखाया गया है, जो इजरायली रिपोर्टों ने दिखाया। मूल रूप से अगर हम बात करें कि आज ईरान को कौन नियंत्रित कर रहा है, तो आयतुल्लाह छुपा हुआ है। असली आयतुल्लाह जा चुका है। अगर हम उस राष्ट्रपति की बात करें जिनके बारे में कुछ दिन पहले इस्तीफा देने की खबरें आई थीं, तो अब हमारे पास सिर्फ IRGC बचता है, जिन्होंने आज अपना नेता खो दिया है। वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, वे स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वे बस इधर उधर अंधाधुंध कोशिश कर रहे हैं ताकि उस काले गड्ढे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकें जिसमें वे फंस गए हैं।
उनकी अपनी ही जनता से आंतरिक समस्याएं हैं, खासकर पाबंदियों और आर्थिक हालात को लेकर। मेरा मतलब है वे और उनके सैनिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, उन्हें सिर्फ लड़ाई आती है। और बात करें, जैसा कि आप कहते हैं, इधर उधर गोली चलाने की, तो कल सऊदी अरब पर हुए हमले की जिम्मेदारी ईरान ने नकार दी है। यही बात तब भी हुई थी जब उन्होंने कुवैत सिटी को निशाना बनाया था। ये हमें ईरान की रणनीति के बारे में क्या बताता है? क्योंकि वे हमला करते हैं और हमेशा अपने हमलों से इनकार करते हैं, खासकर जब बात खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे की आती है। क्या आपको लगता है कि यह जानबूझकर किया जाता है? खाड़ी देश इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? ये दोनों का थोड़ा है। जैसे आपने कहा, वे करते हैं फिर इनकार कर देते हैं। उन्होंने ये ओमान के साथ किया है, उन्होंने ये अमीरात के साथ किया है, असल में सभी खाड़ी देशों के साथ किया है। उनकी समस्या है कि कमांड की चेन टूटी हुई है, यही मुख्य बात है। दूसरी बात यह है कि उनके हथियार, खासकर उनके ड्रोन, सही तरीके से नियंत्रित नहीं हैं। वे बस जीपीएस लोकेशन डालते हैं और वो चला जाता है। जो भी सबसे पहले टकराता है उसे असल में गिना नहीं जाता, और ऐसा ही हुआ। असल में बहरीन में 2 आम नागरिक इसी वजह से मारे गए। और अगर हम बात करें कि कुवैत में क्या हो रहा है, जैसा आपने बताया, तो वे अब भी इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, भले ही निगरानी कैमरा मौजूद हैं। वे साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। और बिल्कुल मेरा मतलब है, जैसा आपने बताया, जब बात खाड़ी देशों की आती है तो उन्हें उम्मीद थी कि खाड़ी देश बहुत पहले ही हफ्ते में झुक जाएंगे या हार मान लेंगे, जैसा कि उनके कुछ अधिकारियों ने पहले कहा था। मुझे लगता है वे खुद को ऐसी मुसीबत में डाल चुके हैं जिसे वे संभाल नहीं सकते। आखिरकार हूती ने इजराइल पर हमले शुरू किए या करने वाले हैं और लाल सागर में जहाजों को धमका रहे हैं। यह सऊदी अरब के लिए बड़ा मुद्दा है, जो ईस्ट टू वेस्ट पाइपलाइन इस्तेमाल करता है। वे अभी लड़ाई में क्यों शामिल हो रहे हैं और सऊदी अरब कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्योंकि इससे सऊदी अरब की तेल बेचने की क्षमता पूरी तरह ठप हो जाएगी। जाहिर तौर पर हूथियों के साथ वे पूरे युद्ध के दौरान चुप रहे, सिवाय उस एक बार के जब उन्होंने इजराइल पर एक मिसाइल दागी थी और फिर वे वापस छिप गए थे। वे फिर से वापस क्यों आए हैं? इसका एकमात्र कारण वही विचार है जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ईरान खुद को बहुत तंग हालात में पा रहा है। वे ईरान की मदद और बचाव के लिए आए थे, ये एक तरफ है, और सऊदी इसे कैसे संभालेगा, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक समस्या है। मैं खाड़ी और इजराइल की बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि उनके बीच उचित तालमेल होना चाहिए ताकि वे उन्हें और कुछ करने से पहले रोक सकें। और हम सब जानते हैं कि जब हूथी आते हैं तो उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं होता। अहमद हौसा एसोसिएट्स के राजनीतिक सलाहकार मनामा बहरीन से हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। फिर स्टूडियो लौटते हैं। एरियल, अब आपके पास आते हैं। हमने कवरेज के दौरान मेहमानों संग हूथियों के मुद्दे पर चर्चा की है। हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, वे अब इस लड़ाई में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि ईरान अपनी प्रॉक्सी नेटवर्क बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मूल रूप से ये अपने प्रॉक्सी को इकट्ठा होने और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बुला रहा है। ये दिखाता है कि ईरान के पास 2.5 प्रॉक्सी हैं। इसके पास हिजबुल्ला है, इसके पास हूती हैं, और इसके पास वो आधा है जो पहले था, यानी तेहरान समर्थित इराकी मिलिशिया, जिनमें से कुछ ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि वे राज्य तंत्र में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ जो ईरान के साथ नहीं हैं, उन्होंने वो प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है, और इसलिए इराक इस समय ईरान के प्रॉक्सी कार्यक्रम के मामले में डगमगा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हूथियों की तरफ से एक बहुत दिलचस्प जुआ है। आपने सही सवाल उठाया, वे अब तक शामिल नहीं हुए थे, तो अभी क्या हो रहा है? उनके लिए इसका क्या मायने है? अगर हिजबुल्ला लेबनान तेहरान के बीच मोर्चा जोड़ता है तो वे सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन हूती क्या चाहते हैं? हूती के पास फिर से संगठित होकर अपनी क्षमताएं बनाने का समय था, और शायद अब वे लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यमन में घरेलू स्थिति के लिहाज से ये पूरी तरह से तबाही है, और हमने पहले भी देखा है कि हूती
बाहरी कारनामों में शामिल होने का फैसला करते हैं ताकि वे अपनी आंतरिक समस्याओं से जनता का ध्यान भटका सके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हुतियों ने इजाद किया हो। इसके अलावा ईरान भी इसमें शामिल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे सामने यही मुख्य कारणों में से एक है कि वे अभी इतने सैन्य रूप से सक्रिय हैं। लेकिन ईरान के लिए भी वे ये दिखाना चाहते हैं कि बाबल मंदेब जलडमरू मध्य की धमकी एक वास्तविक खतरा है। तो ऐसा करने के लिए उन्हें सभी को ये याद दिलाना जरूरी है कि हूती अभी भी सक्रिय हैं और इसी वजह से यमन से इजराइल की ओर प्रक्षेपण को समझाया जा सकता है। मुझे लगता है अगर हमने पहले इजराइल के अपनी रेड लाइंस को लगातार लागू करने की बात की थी तो शायद हूतियों के मामले में वे सबसे कम सुसंगत रहे हैं। हर हूती द्वारा इजराइल की ओर किए गए प्रक्षेपण का जवाब सना, होदेदा या अन्य क्षेत्रों में हमलों से नहीं दिया गया है। इसलिए मैं निश्चित नहीं हूं कि इजराइल फिर से हूतियों से जुड़ना चाहेगा और इसलिए ये आप जानते हैं इजराइल के हमेशा अपनी सीमाओं को लागू करने के मामले में एक आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर वो ऐसा कर रहा है और मुझे लगता है कि हूती इजराइल की दृढ़ता को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो वास्तव में उतना ही सख्त है जितना वो कहता है या फिर उसकी रक्षा नीति में कहीं कोई कमी है। जॉनथन, हूथियों पर बात करते हुए जैसा एरियल ने कहा, इजराइल हर हूथी मिसाइल का जवाब नहीं देता। बेशक इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आखिरकार ये इजराइल के लिए एक समस्या है जिसे किसी न किसी समय सुलझाना ही होगा। सुरक्षा और सैन्य रूप से इजराइल हूथियों के खिलाफ क्या कर रहा है? हर कुछ समय बाद यमन में इजरायली हमला होता है, वे सफल होकर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इससे हूथियों का अंत नहीं होगा। और ये एक ऐसी बात है जिसे संबोधित करना जरूरी है। मिसाइलें इतनी बड़ी सिरदर्द नहीं हैं, लेकिन वे परेशानी जरूर पैदा करती हैं। लेकिन अगर वाकई अब इजराइल के दक्षिणी बंदरगाहों की ओर होने वाली जहाजरानी एक बार फिर बाधित होती है, जैसा कि पहले भी हो चुका है, तो यह एक बड़ी समस्या है जिसे जरूर सुलझाना होगा। समस्या यह है कि हम कई मोर्चों से निपट रहे हैं। एक ईरान का मोर्चा है, एक हिजबुल्लाह का मोर्चा है, एक गाजा का मोर्चा है। हम इसका शायद ही जिक्र करते हैं, लेकिन यह हमेशा सक्रिय रहता है। एक वेस्ट बैंक है, हम इसका भी शायद ही जिक्र करते हैं। करीब 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा पहले एक गोलीबारी की घटना हुई थी जिसे एक इजरायली नागरिक ने अंजाम दिया था, लेकिन फिर भी वेस्ट बैंक का इलाका जहां हिंसा फिलिस्तीनी पक्ष और यहूदी पक्ष दोनों से आ रही है, वह सक्रिय है। सेना जैसी है वैसे ही पूरी तरह फैली हुई है। तो अब शायद कुछ करने की कोशिश करना जो हजारों मील दूर है, चाहे यह सेना कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, बहुत जटिल है। इस बात की एक सीमा है कि यह सेना क्या हासिल कर सकती है। धन्यवाद जॉनथन रेगेव, हमारे सुरक्षा विश्लेषक और सीनियर मिडिल ईस्ट संवाददाता एरियल उज़ेरान, इस घंटे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम अपने उत्तर के संवाददाता जो ब्राउन के साथ समाप्त करते हैं। एक बार फिर स्वागत है। अभी हाल ही में इजराइल के उत्तर में एक और सायरन बजा है और साथ ही इजरायली हमले लेबनान के दक्षिणी गांवों और कस्बों पर हुए हैं। उस मोर्चे से ताजा जानकारी दें। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की रॉकेट फायरिंग से सायरन बज रहे थे। ये गलील पैनहैंडल की ओर है, किरियात शमोना के आसपास। अब आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली सैनिकों की ओर 3 मिसाइलें दागी गई थीं। इनमें से 2 को रोक लिया गया और एक मिसाइल सैनिकों के बहुत करीब आकर गिरी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। इजराइल ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह इजरायली लेबनानी सीमा के साथ टकराव रेखा पर स्थित शहरों और कस्बों पर हमला करता है तो वे कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। ये अभी उन मौकों में शामिल नहीं होता क्योंकि निशाना केवल दक्षिणी लेबनान की ओर था। सायरन बजने का कारण या तो एहतियात के तौर पर था या फिर उत्तरी इजराइल में तैनात इंटरसेप्टरों के सक्रिय होने से चेतावनी सायरन बज उठे, जिससे सायरन बज उठे। तो कुल मिलाकर अभी तक उत्तरी इजराइल की ओर कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि यही हिजबुल्लाह करता है, उन्हें सीमा की ओर धीरे धीरे बढ़ना पसंद है। यही उन्होंने उस तथाकथित युद्ध विराम के बाद किया था जो अप्रैल में साइन हुआ था और 1 हफ्ते पहले ही दोबारा नवीनीकृत हुआ था, जिसे जल्दी ही तोड़ दिया गया। तो संभवतः कुछ मिसाइलें होंगी जो उत्तरी इजराइल की ओर निशाना साधी जाएंगी।
और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आईडीएफ कैसे प्रतिक्रिया देती है। इसी से तय होगा कि ईरान इसमें शामिल होगा या नहीं। आईडीएफ ने कहा अगर उन पर हमला हुआ तो वे बेरूत पर हमला करेंगे और ऐसा होने पर ईरान इजराइल को निशाना बनाएगा। जैसा आपने बताया, आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में लगातार हमले कर रही है। टायर और दक्षिण के अन्य शहरों से धुएं के गुबार उठने के दृश्य सामने आए हैं, खासकर लितानी नदी के उत्तर में। तो ये संभावना है कि किसी न किसी बिंदु पर तनाव बढ़ेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह की उकसावे वाली कार्रवाइयों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। और अब ईरानी सेना के इस बयान के बाद और साथ ही इजराइल की ओर से ये संकेत मिलने के बाद कि वे ईरान पर हमले रोकने के लिए तैयार है, ये होम फ्रंट कमांड के निर्देशों और कल स्कूलों के बारे में क्या कहता है, और निश्चित रूप से इजरायली हवाई क्षेत्र और नेट बाग को बंद करने की संभावना। तो अभी के लिए देश भर में स्कूल अभी भी बंद है। हालांकि उन्होंने ऐसा करते हुए कार्यस्थलों को खुला रखा। ये अर्थव्यवस्था को चलाए रखने का एक तरीका है जिसे पिछले 3 वर्षों में बहुत अधिक बाधित किया गया है। इससे इजराइल में माता पिता को अचानक बच्चों की देखभाल का इंतजाम करना पड़ा और वे मुश्किल में आ गए। उन्हें बताया गया था कि स्कूल कल बंद रहेगा। हालांकि क्योंकि ईरानियों ने इजराइल की ओर फायरिंग रोकने पर सहमति जताई है, वे कल से स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं और इसी तरह ये इजरायली हवाई क्षेत्र में भी थोड़ी सी बाधा डालेगा, जो आज ईरान की रॉकेट फायरिंग के बावजूद काफी हद तक खुला रहा है। और योजना ये है कि वे देश को जितना संभव हो सके खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में कई बार आर्थिक गतिविधियां बंद करनी पड़ी हैं, जिससे कई समस्याएं हुई हैं। और अभी इस समय ऐसे परीक्षाएं भी चल रही हैं जिन्हें छात्रों को सेना में जाने से पहले देना होता है। इनमें से कुछ को शिक्षा मंत्री योआव कीश ने कहा है कि रद्द कर दिया जाएगा, कुछ को स्थगित किया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह से ये इजराइल के छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ी बाधा है। निश्चित रूप से जो ब्राउन हमारे संवाददाता आप मेरे साथ इजराइल के उत्तर से, खासतौर पर हैफा से थे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हाल ही की घटनाओं को याद करें। IRGC मुख्यालय खातिब और अमिया ने कहा कि वे फिलहाल इजराइल पर हमले रोक रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल लेबनान को निशाना बनाएगा तो हमले फिर शुरू होंगे, दक्षिण लेबनान सहित। लेकिन ठीक यही 1 घंटे पहले हुआ। इजराइल ने लेबनान के दक्षिण में कई गांवों को निशाना बनाया है, लेकिन अब तक ईरान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और निश्चित रूप से हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और अपनी कवरेज को कुछ ही मिनटों में फिर से शुरू करेंगे। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।